उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। तो सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा को समझ लेते हैं। किसे कहते हैं विराम चिन्ह? तो बच्चों, वाक्यों को लिखते व बोलते समय रुकना ही विराम कहलाता है। अर्थात हम कंटिन्यू बोलते रहें बिना रुके तो अटपटा लगेगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पॉज यानी कि विराम लेकर बोलते हैं, इसे ही विराम कहा जाता है और ये विराम चिन्हों के द्वारा होता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से निम्नलिखित 8 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा उद्धरण चिन्ह, छठा है योजक चिन्ह, सातवां निर्देशक चिन्ह और आठवां है उपविराम चिन्ह। आइए एक बार इनको धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम किसी वाक्य में जहां थोड़े समय के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है। इस चिन्ह को अल्प विराम कहते हैं। जिसे रोहित और मोहित के बीच में अल्प विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में आप कॉमा कहते हैं। रोहित, मोहित व रचना कल बगीचे में थे। आँख, कान और नाक के बीच अल्प विराम का प्रयोग। जीभ तथा त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आता है इसमें अल्प विराम यानी कि कम समय के लिए रुकना। दूसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात एक डंडे के रूप में इसको दर्शाया जाता है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे साहिल का घर यहां से थोड़ी ही दूर है, वाक्य समाप्त, पूर्ण विराम से अंत किया। मैं कल आगरा गया था, खत्म वाक्य, पूर्ण विराम आ जाएगा। तीसरा है विराम चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों, हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य और विस्मय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो एक डंडा और नीचे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या, विस्मयादिबोधक का चिन्ह आएगा। क्या विराट कोहली ने दोहरा शतक लगा दिया। ओह, ये क्या हो गया। ओह के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह आएगा। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। जैसे कि तुम हरिद्वार कब जा रहे हो, अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह से वाक्य का अंत होता है। पूर्ण विराम इसमें नहीं आता। फिर अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने कभी बाघ देखा है, प्रश्न किया गया है, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। पांचवा है उद्धरण चिन्ह, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों रखने के लिए उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह 2 कॉमा एक तरफ, 2 कॉमा दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं। जैसे रवि बोला, मैं अब घर जाता हूं, अर्थात रवि ने क्या कहा उसकी बात को उद्धरण चिन्ह में रखा गया। सीता ने कहा, मैं भी वनवास जाऊंगी, सीता द्वारा कही गई बात को उद्धरण चिन्ह में रखा गया। छठा है योजक चिन्ह। किन्हीं 2 शब्दों के आपसी संबंध को दिखाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक एक डैश के रूप में आता है, छोटा सा। जैसे तुम्हारे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह। इस तरह बाजार में थे। इतनी दौड़ धूप करने में भी काम ना बना, दौड़ धूप के बीच में योजक चिन्ह आएगा। और 7वां चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। जब कोई बात स्पष्ट करनी हो या विवरण देना हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि ये 3 फल ले आना, उसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा, सेब, अनार व केले। दशरथ के 4 पुत्र थे, इसके बाद निर्देशक चिन्ह आएगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगला चिन्ह है उपविराम। किसी उदाहरण, वार्तालाप तथा सूची के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे 2 बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, इस तरह से।
जैसे कि परशुराम, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह आएगा। किस मूर्ख ने इस धनुष को तोड़ा है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। राम, अल्प विराम चिन्ह, यह धनुष मैंने तोड़ा है। ज़्यादातर वार्तालाप में इसका प्रयोग होता है, अर्थात बातचीत के लिए। आइए बच्चों, इस पाठ को एक बार और दोहरा लेते हैं। बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग अर्थ रखता है, अर्थात बिना विराम चिन्हों के हमारी भाषा में रोचकता नहीं रहेगी, न लिखने में न बोलने में। इसलिए इसका अभ्यास बेहद ज़रूरी है। आप भी इसका अभ्यास कीजिए और इसे लगाने का और बोलने का प्रयास कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।